हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम टीचिंग एंड लर्निंग में होम लैंग्वेज की क्या भूमिका रहती है, क्या रोल रहता है, उसकी बात करने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट द जर्नी। किसी भी क्लासरूम में लर्निंग और टीचिंग के लिए होम लैंग्वेज जो होती है बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करती है। तो हम देख लेते हैं कि पहले तो होम लैंग्वेज को और किन नामों से हम लोग जानते हैं। होम लैंग्वेज को हम लोग कह सकते हैं मदर टंग, या फिर हम उसे फर्स्ट लैंग्वेज भी कह देते हैं स्टूडेंट की, और बहुत क्रूशल रोल प्ले करती है लर्निंग एंड टीचिंग में। तो इसे रीजनल लैंग्वेज भी हम लोग कह देते हैं। तो बहुत नामों से इसे पुकारा जाता है, आपको समझ आ जाएगा। लैंग्वेज ऑफ पेरेंट्स कह देते हैं हम, या फिर फर्स्ट लैंग्वेज कह दिया, मदर टंग कह दिया। तो ये जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, होम लैंग्वेज कहते हैं। और बहुत ही बड़ा रोल ये प्ले करती है पूरे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो हम सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये किस तरीके से इफेक्टिव लर्निंग को सपोर्ट करती है, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं, क्या क्या ऐसे वेज है। सबसे पहले तो है बिल्डिंग अ स्ट्रोंग फाउंडेशन। ऐसा माना गया है कि जो बच्चे प्रोफिशिएंट होते हैं अपनी होम लैंग्वेज में, जो बच्चे दक्ष हैं अपनी होम लैंग्वेज में, उनकी जो फाउंडेशन होती है लर्निंग की वो बहुत ही स्ट्रोंग होती है। उनकी लर्निंग फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रोंग होती है। एंड व्हेन चिल्ड्रन लर्न इन देयर फर्स्ट लैंग्वेज दे आर एबल टू अंडरस्टैंड न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड रिटेन इंफॉर्मेशन। जब वो फर्स्ट लैंग्वेज में कोई भी चीज़ को सीखते हैं तो क्या होता है कि वो चीज़ों को जल्दी समझ पाते हैं, और वो क्या करते हैं उस इंफॉर्मेशन को रिटेन भी रखते हैं, मतलब अपने दिमाग में बनाए रखते हैं, जल्दी उसे भूलते नहीं हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ आए कुछ पॉइंट्स की अच्छी फाउंडेशन होती है तो लर्निंग की। और साथ में क्या होता है कि नए कॉन्सेप्ट्स जल्दी समझ आते हैं, इंफॉर्मेशन को एक स्टूडेंट रिटेन कर पाता है। तो ये आपको तीन बातें इसके थ्रू आपको समझ आई। और इसी तरीके से देखिए 2009 के जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के 5th चैप्टर में 29 सेक्शन में 29F में वो तो क्लियरली ऐसा कहता है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शेल एज फार एज प्रैक्टिकेबल बी इन चाइल्ड्स मदर टंग। तो वो जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो किस में होना चाहिए, मदर टंग में होना चाहिए। ये राइट टू एजुकेशन 2009 के जो एक्ट में ऐसा कहा गया है। ये थोड़ी सी बात आप ध्यान रख लें। और इसी तरीके से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो पैरा 4.11 है उसमें तो कहा गया है कि वेयर एवर पॉसिबल द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंटिल एट लीस्ट ग्रेड 5 तक तो होना ही चाहिए, मदर टंग में होना चाहिए। और उन्होंने आगे भी कहा है कि प्रेफर किया जाना चाहिए टिल 8 तक, या उसके बियॉन्ड भी हम उसे रख सकते हैं। मदर टंग का यूज़ हमें किया जाना चाहिए। होम लैंग्वेज या मदर टंग या लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, देखिए बहुत से नाम जो है यहाँ पे आ गए हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 की, उसके पैरा 4.11 में ये ऐसा कहा गया है कि एटलीस्ट ग्रेड 5 तक तो ऐसा होना ही चाहिए, लेकिन फिर भी उसके आगे भी ग्रेड 8 या उसके बियॉन्ड भी प्रिफर किया जाना चाहिए, और कंटिन्यू तौर पे इसे जो है वो सिखाया जाना चाहिए। मतलब इसका यूज़ जो है वो लर्निंग में या टीचिंग में किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं, इन्हांसिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। रिसर्च शोज दैट लर्निंग इन द होम लैंग्वेज इन्हांसेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंक्लूडिंग क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। देखिए कितना फर्क पड़ता है कि हम अगर होम लैंग्वेज से सीख रहे हैं तो हमारी मेंटल जो स्किल, कॉग्निटिव जो है वो क्या है, आपके मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड है। वो मेंटल स्किल्स जो है वो आपकी इम्प्रूव होती है। और वो सभी जो मेंटल स्किल्स हैं जो जुड़ी हुई है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिसीजन मेकिंग है, इनमें एक तरीके का डेवलपमेंट अच्छा होता है। तो ये होम लैंग्वेज की एक खास बात होती है कि आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपकी बनती है। इसी तरीके से ब्रिजिंग द गैप की हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हम होम लैंग्वेज यूज करते हैं क्लासरूम के अंदर तो वो एक गैप को, होम और स्कूल के गैप को क्या कर देता है, खत्म कर देता है।
भाई हम घर पे क्या होता है कि कुछ और लैंग्वेज बोल रहे हैं और स्कूल में आके अगर कोई और लैंग्वेज बोली जाए तो एक गैप क्रिएट हो जाता है। लेकिन अगर एजुकेशन में यदि हम क्लासरूम में भी होम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तो वो गैप जो है होम और स्कूल का क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो एक तरीके से एक ब्रिज जो है वो बन जाता है, अलाउइंग स्टूडेंट्स टू ब्रिंग देयर होम एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज इनटू द क्लासरूम। तो वो अपने होम एक्सपीरियंसेस जो है वो क्लासरूम के अंदर ला सकता है, क्योंकि जब हम उस लैंग्वेज में पढ़ाई करेंगे तो एक तरीके से हम इजी फील करेंगे, वैसा ही एक्सपीरियंस हम क्लासरूम के अंदर ला सकते हैं। तो ब्रिजिंग द गैप एक और पॉइंट है। इसी तरीके से एक पॉजिटिव सेल्फ आइडेंटिटी जो है वो बनती है। व्हेन चिल्ड्रन आर एबल टू यूज देयर होम लैंग्वेज इन क्लासरूम, इट सेंड्स अ पावरफुल मैसेज दैट देयर कल्चर एंड लैंग्वेज आर वैल्यूड। ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे कल्चर को, मेरी लैंग्वेज को एक वैल्यू मिल रही है। तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो है एक स्टूडेंट फील करता है। दिस कैन हेल्प टू बिल्ड अ पॉजिटिव सेल्फ आइडेंटिटी एंड प्रमोट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है और साथ में जो है एक सेल्फ आइडेंटिटी आती है, अपनी पहचान जो है वो स्व पहचान दिखाई पड़ती है किसी भी स्टूडेंट को एक क्लासरूम के अंदर। जब उसके कल्चर की बात होती है, उसकी कल्चर को वैल्यू दी जाती है, उसकी लैंग्वेज को जब वैल्यू दी जाती है तो उसे सब कुछ अपना सा लगता है। तो एक सेल्फ आइडेंटिटी जो है वो क्रिएट होती है। इसी तरीके से ये देखिए, बहुत ही अच्छी बात है, सपोर्टिंग सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। When students are taught in their home language, they are more likely to develop strong literary skills, which can support the acquisition of a second language. ये देखिए कि सेकंड लैंग्वेज के एक्विजिशन में अगर कोई भी व्यक्ति सेकंड लैंग्वेज सीख रहा है तो फर्स्ट लैंग्वेज में अगर उसकी फाउंडेशन अच्छी होती है तो वो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में एक सपोर्ट करती है। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है, एक पॉइंट बन सकता है। फिर से आप देख लीजिए, व्हेन स्टूडेंट्स आर टॉट इन देयर होम लैंग्वेज, दे आर मोर लाइकली टू डेवलप स्ट्रॉन्ग लिटरेरी स्किल। लिटरेरी स्किल्स उसकी अच्छी हो जाएगी अगर वो होम लैंग्वेज से पढ़ रहा है, विच कैन सपोर्ट द एक्विजिशन ऑफ अ सेकेंड लैंग्वेज। और उसकी लिटरेरी स्किल्स अच्छी हो गई है एक बार, तो क्या होगा कि वो सेकेंड लैंग्वेज को भी अच्छे से अक्वायर कर पाएगा। ऐसा माना गया है कि वो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन को सपोर्ट करती है फर्स्ट लैंग्वेज। बहुत बार आपने सुना होगा, अगर इंग्लिश के टीचर्स हैं या और अदर टीचर्स हैं, वो ऐसा मानते हैं कि नहीं, वो दूसरी लैंग्वेज बोलोगे तो ये जो है वो आप पीछे रह जाओगे इसमें। लेकिन इसमें ऐसा माना गया कि अगर फर्स्ट लैंग्वेज में आपकी फाउंडेशन अच्छी होती है, लिटरेरी स्किल्स आपकी बन चुकी होती है, तब क्या होता है कि सेकेंड लैंग्वेज की एक्विजिशन में आपको बहुत सपोर्ट फर्स्ट लैंग्वेज के थ्रू ही मिल जाता है। अगर हम इसकी पूरी समरी में बात करें तो होम लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन टीचिंग एंड लर्निंग। By recognizing and valuing the home language, educators can help to create a more inclusive and supportive learning environment for all students. एक supportive environment बनता है, inclusive environment बनता है जिसमें सभी चीज़ें हम include कर लेते हैं, तो एक तरीके से learning जो है वो क्या हो जाती है, easy हो जाती है। तो home language के बारे में आप समझ गए होंगे कि बहुत ही positive एक concept है। मदर टंग कह देते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज कह देते हैं, या फिर रीजनल लैंग्वेज इसे हम कह देते हैं। सेकंड लैंग्वेज के एक्विजिशन को कहीं ना कहीं ये क्या करती है, सपोर्ट करती है। हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो है इससे बढ़ जाती है, हमारी थिंकिंग स्किल्स जो है, क्रिटिकल थिंकिंग है, वो बढ़ जाती है। तो बहुत सी जो हमारी लर्निंग प्रोसेस को ये सपोर्ट करती है। जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज, सेल्फ आइडेंटिटी की हमने बात की कि हम हमारे कल्चर को वैल्यू दी जाती है, हमारी लैंग्वेज को जब क्लासरूम में वैल्यू दी जाती है तो हमें अच्छा फील होता है, सेल्फ आइडेंटिटी जो है वो बनती है। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग इससे रिलेटेड कर लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। ये पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, What is the role of a student's home language in the classroom? क्लासरूम में स्टूडेंट की होम लैंग्वेज का क्या रोल होता है, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इट इज़ नॉट रेलेवेंट टू देयर एकेडमिक सक्सेस। नहीं, ये तो बात गलत है कि कोई भी रेलेवेंट नहीं है ये एकेडमिक सक्सेस से, मतलब एकेडमिक सक्सेस से कोई भी किसी तरीके से ये संबंध नहीं रखती, ऐसा तो नहीं है। एकेडमिक सक्सेस तो इससे मिलती है, संबंध तो पूरा है इसका। इट कैन हिंडर देयर लर्निंग एंड शुड बी डिस्करेज्ड।
ये लर्निंग को एक तरीके से रोकती है और इसे डिस्करेज किया जाना चाहिए, नहीं, ये भी बात गलत है। इट कैन इन्हांस देयर लर्निंग एंड शुड बी लिवरेज्ड, मतलब ये क्या करती है, इन्हांस करती है लर्निंग को और इसे आप यूज़ किया जाना चाहिए, एडवांटेज के लिए इसे यूज़ किया जाना चाहिए। लिवरेज का मतलब यहाँ एडवांटेज के लिए हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को, तो इसे यूज़ किया जाना चाहिए एडवांटेज के लिए, ये बिल्कुल सही बात नज़र आ रही होगी। इट रिड्यूसेस द नॉलेज ऑफ ए चाइल्ड, ये बात भी गलत है। तो आपके तीसरा जो ऑप्शन है, आपको समझ आ रहा होगा, इट कैन इन्हांस देयर लर्निंग एंड शुड बी लिवरेज्ड, ये बहुत ही आपका सही ऑप्शन है और आपको समझ भी आ गया होगा कि लर्निंग को ये इन्हांस करती है। और हम बहुत बार ये बात भी कर चुके हैं कि लर्निंग को ये क्या करती है, बढ़ाती है और इसे यूज़ किया जाना चाहिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ स्टूडेंट्स होम लैंग्वेज इन द क्लासरूम। इट हेल्प्स द स्टूडेंट फॉरगेट देयर नेटिव लैंग्वेज, कि वो नेटिव लैंग्वेज को भूल जाता है इसके यूज करने से, ये बात तो गलत है, बिल्कुल गलत है। हम एडवांटेज की बात कर रहे हैं, होम लैंग्वेज की क्या एडवांटेज हो सकती है। दूसरा जो है, इट इम्प्रूव्स देयर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। सिर्फ हम यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात जो है वो तो नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन है तो वो देखते हैं। इट हेल्प्स द स्टूडेंट अंडरस्टैंड न्यू कॉन्सेप्ट्स, ये देखिए ये बात ज़्यादा समझ आती है बजाय कि इसके। एंड इट गिव्स एक्स्ट्रा बर्डन टू द स्टूडेंट्स, ये तो बिल्कुल गलत हो जाती है। तो अगर 2 और 3 में अगर हम ऑप्शन देखें तो तीसरा ऑप्शन जो है वो एक जनरल ऑप्शन है, ये तो एक पर्टिकुलर ऑप्शन हो गया, इसकी तरफ हम ना जाके तीसरा ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना चाहिए जो कि लिखा हुआ है, इट हेल्प्स द स्टूडेंट अंडरस्टैंड न्यू कॉन्सेप्ट्स। ये एक एडवांटेज होता है क्लासरूम में होम लैंग्वेज को यूज करने का। हाउ कैन टीचर्स यूज अ स्टूडेंट्स होम लैंग्वेज इन द क्लासरूम? ओनली फॉर सोशलाइजिंग एंड नॉट फॉर एकेडमिक पर्पसेस। ये बात तो गलत होगी कि सोशलाइजिंग के लिए यूज कर लें और एकेडमिक पर्पस के लिए यूज नहीं करना, ये तो बिल्कुल गलत बात है। दूसरा देख लेते हैं, एज अ टीचिंग टूल टू एक्सप्लेन डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, बात सही नजर आ रही है कि टीचिंग टूल की तरह यूज करना चाहिए। और फिर है, टू मेक द स्टूडेंट फील मोर कंफर्टेबल बट नॉट फॉर एकेडमिक पर्पसेस, ये बात भी गलत होगी। मोर कंफर्टेबल तक तो ठीक थी, लेकिन नॉट फॉर एकेडमिक पर्पस, इस ये जो है कॉन्सेप्ट वो गलत हो गया। टू मेक द स्टूडेंट्स देयर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स को अपना मित्र बनाने के लिए नहीं, मित्र बनाने के लिए कहें, फ्रेंड्स तो है ना, ठीक है, टीचर मे बी फ्रेंडली, टीचर फ्रेंडली हो सकता है, दोस्ताना हो सकता है, दोस्ती तो नहीं कर सकता किसी से ना, फ्रेंडली हो सकता है, फ्रेंड नहीं। तो कोई दोस्त बनाने के लिए ऐसा नहीं किया जाता है, तो हम कहेंगे एज अ टीचिंग टूल टू एक्सप्लेन डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स। Which of the following is an example of using a student's home language in the classroom? Which of the following is an example of using a student's home language in the classroom? Prohibiting the use of students' home language in the classroom, using only English in the classroom, translating key concepts of instructions into the student's home language। देखिए ये एक एग्जाम्पल है कि हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे की कॉन्सेप्ट्स है या इंस्ट्रक्शंस है उनको क्या करें, स्टूडेंट की होम लैंग्वेज में हम लोग यूज़ करें। और यही एक एग्जाम्पल होता है कि हम होम लैंग्वेज को एक क्लासरूम में यूज़ कर रहे हैं। किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, और वो क्या है कि ट्रांसलेटिंग की कॉन्सेप्ट्स और इंस्ट्रक्शंस इनटू द स्टूडेंट्स होम लैंग्वेज। फिर हम देखते हैं, व्हाट इज द potential benefit of incorporating a student's home language in the classroom? What is the potential benefit of incorporating a student's home language in the classroom? क्या फायदा हो सकता है? स्टूडेंट्स में बिकम मोर आइसोलेटेड फ्रॉम देयर पीयर्स, कि स्टूडेंट्स जो हैं वो आइसोलेटेड हो जाएंगे, अलग थलग पड़ जाएंगे, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। स्टूडेंट्स में बिकम टू रिलायंट ऑन देयर होम लैंग्वेज, कि वो बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाएंगे होम लैंग्वेज पे यूज़ करने से, ऐसी बात भी कुछ नज़र नहीं आती है। तीसरा देख लेते हैं, स्टूडेंट्स में फील मोर कॉन्फिडेंट एंड इंगेज्ड इन द लर्निंग प्रोसेस। ये आपको समझ आ गया होगा कि यही आंसर सही होना चाहिए कि एक स्टूडेंट मोर कॉन्फिडेंट हो जाता है और लर्निंग प्रोसेस में है वो क्या होगा, ज़्यादा इंगेज्ड होगा, वो क्या है, एक्टिव हो जाएगा, उसकी जो इंगेजमेंट होगी उसके अंदर वो ज़्यादा हो जाएगी, मतलब वो उसमें पार्टिसिपेट जो है लर्निंग प्रोसेस में
ज़्यादा करेगा। तो ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाउ कैन अ टीचर अकोमोडेट अ स्टूडेंट हु स्पीक्स अ डिफरेंट लैंग्वेज इन द क्लासरूम? एक स्टूडेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलता है तो टीचर उसको किस तरीके से जो है, हाउ कैन अ टीचर अकोमोडेट अ स्टूडेंट की कैसे एक स्टूडेंट इजी फील करे क्लासरूम में, वो देख लेते हैं। रिफ्यूज टू यूज एनी लैंग्वेज अदर देन द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि वो कहे कि उसे रोके कि जो लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन किया बस उसी में बोलना है, दूसरी लैंग्वेज में नहीं बोलना। प्रोवाइड रिसोर्सेज इन द स्टूडेंट्स होम लैंग्वेज सच एज ट्रांसलेशंस और बाइलिंगुअल मटेरियल। ये बात सही नजर आ रही है कि एक टीचर तो इसी तरीके से हेल्प कर सकता है। हाउ कैन अ टीचर अकोमोडेट अ स्टूडेंट हु स्पीक्स अ डिफरेंट लैंग्वेज इन द क्लासरूम? तो क्लासरूम में डिफरेंट लैंग्वेज बोलता है तो किस तरीके से एक स्टूडेंट को इजी फील करवाए, कंफर्टेबल फील करवाए, किस तरीके से? बाय प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज इन द स्टूडेंट्स होम लैंग्वेज सच एज ट्रांसलेशन और बायलिंगुअल मटेरियल। अब यहाँ लिखा है फोर्स द स्टूडेंट टू लर्न द लैंग्वेज। फोर्स तो आप किसी को भी नहीं कर सकते, मैं भी आपको पढ़ने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, आप भी मेरे को क्लासेस लगाने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। जब तक मन से कोई बात नहीं आती है तब तक नहीं होता, तो फोर्स की तो कहीं बात ही नहीं है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है आपका सेकंड ऑप्शन, प्रोवाइड रिसोर्सेज इन द स्टूडेंट्स होम लैंग्वेज सच एज ट्रांसलेशंस और बायलिंगुअल मटेरियल्स। What is the term for a language that is used at home and in the community but not in the classroom? ये एक हेरिटेज लैंग्वेज होती है। जो क्या होती है, हेरिटेज लैंग्वेज को हम होम में यूज़ करते हैं या फिर हम कम्युनिटी में यूज़ होती है, लेकिन वो बाहर जो है वो यूज़ नहीं होती है। बाहर डोमिनेंट लैंग्वेज होती है वो यूज़ होती है, लेकिन ये एक तरीके से फुली डेवलप भी नहीं हुई होती है लैंग्वेज। जो होम में यूज़ होती है और कम्युनिटी में यूज़ होती है, जनरली उसे हेरिटेज लैंग्वेज बोलते हैं। तो अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए, हालांकि हेरिटेज लैंग्वेज पे बहुत सी बातें हैं करने वाली, लेकिन आप इतना ध्यान रख लें कि होम में जो यूज़ होती है और साथ में कम्युनिटी में, उसी कम्युनिटी में यूज़ होती है, तो पूरी तरीके से वो डेवलप भी जो है वो नहीं हो रखी होती है। क्योंकि क्या होता है कि वो डोमिनेंट लैंग्वेज इतनी ज़्यादा यूज़ होती है, करनी पड़ती है किसी को, तो वो धीरे धीरे जो है वो इतनी ज़्यादा असरदार लैंग्वेज नहीं रहती। ये हेरिटेज लैंग्वेज है, थोड़ा ये क्वेश्चन को अच्छे से आप देख लीजिएगा। इसी तरीके से व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर टीचर्स टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ अ स्टूडेंट्स होम लैंग्वेज इन द क्लासरूम? टीचर को समझना चाहिए एक स्टूडेंट की होम लैंग्वेज क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प्स टीचर्स टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स हु नीड एक्स्ट्रा लैंग्वेज सपोर्ट। ठीक है, बात अच्छी है। इट helps teachers to appreciate the diversity of their students and create a more inclusive classroom. ये बात भी सही है। It helps a teacher to encourage students to abandon their home language, कि वो छोड़ दे उसे, नहीं, ये बात गलत है। ये देखिए दोनों बातें सही नजर आ रही है। It helps teachers to identify students who need extra language support. इससे ज़्यादा होम लैंग्वेज, ये तो अगर हम बात करें, ये थोड़ा सा रेमेडियल टीचिंग से रिलेटेड जो है वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो इससे ज़्यादा जो है आपका आंसर ये सही है। इट हेल्प्स टीचर्स टू अप्रिशिएट द डाइवर्सिटी ऑफ द देयर स्टूडेंट्स एंड क्रिएट अ मोर इंक्लूसिव क्लासरूम। ये आपका ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही रहेगा। What are the potential challenges of incorporating a student's home language in the classroom? क्या challenges हो सकते हैं? द टीचर मे नॉट बी प्रोफिशिएंट इन द स्टूडेंट्स होम लैंग्वेज, बिल्कुल सही बात है कि एक चैलेंज तो यही हो सकता है कि टीचर ही स्टूडेंट की लैंग्वेज होम लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट ना हो। कोई भी स्टूडेंट जो है वो किसी भी लैंग्वेज से हो सकता है कि वो टीचर उस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट ना हो, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है। दूसरा है इट मे कोज अदर स्टूडेंट्स टू फील एक्सक्लूडेड, थोड़ा सा कम है, ठीक है, कई बार हो सकता है कि बच्चे थोड़ा सा फील कर सकता है एक्सक्लूडेड अपने आप को, बट फिर भी ये जो चैलेंज है ये बड़ा चैलेंज है कि एक टीचर हो सकता है कि वो प्रोफिशिएंट ना हो अपनी होम लैंग्वेज में। इट मे नॉट बी इफेक्टिव इन इम्प्रूविंग द स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस, नहीं, ये तो कोई चैलेंज नहीं है। पहले वाला जो है वो अच्छा आपका ऑप्शन है, द टीचर मे नॉट बी प्रोफिशिएंट इन द स्टूडेंट्स होम लैंग्वेज, ये एक बड़ा चैलेंज होता है। मान लीजिए कि मैं किसी क्लास में पढ़ा रहा हूँ और कोई ऐसी लैंग्वेज हो जिसमें मैं खुद ही प्रोफिशिएंट नहीं हूँ, तो मेरे लिए वो एक बड़ा चैलेंज होगा, एक टीचर के लिए बड़ा चैलेंज होगा, एक क्लासरूम टीचिंग प्रोसेस के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो ये होम लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे।
आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को देखना है, किस तरीके से इस बात को समझना है, होम लैंग्वेज को कहीं ना कहीं ये बहुत सपोर्ट करती है, आपको समझ आ गई है, आपकी कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करती है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को डेवलप करती है, एक सेल्फ आइडेंटिटी जो है वो बनाती है, एक फाउंडेशन आपका अच्छा क्रिएट कर देती है, जिससे कि आप सेकंड जो लैंग्वेज होती है या लिटरेरी स्किल्स आपकी अच्छी डेवलप हो जाती है, जिससे आप सेकंड लैंग्वेज को एक्वायर अच्छे से कर पाते हैं। तो बहुत से क्वेश्चंस भी हमने किए, उसके थ्रू आपको बातें समझ आ गई होगी। समय आपके पास बहुत कम है, कुछ 2-3 दिन आपके एग्ज़ाम में बचे हुए हैं, तो मैंने कोशिश की कि ये एक ऐसा टॉपिक था जो हो सकता है जिसके बारे में आप इधर उधर तलाश रहे हो, और मैं तो यही कहूँगा कि अगर ये बातें आपको समझ आ गई है तो आपको लाइंस पढ़नी आनी चाहिए, आपको अच्छे से ऑप्शंस पढ़ने आने चाहिए। मेरे ख्याल से आपको कोई भी दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने एग्जाम्स के लिए। आप अच्छा पढ़ें, अच्छा करें, और ईश्वर करे कि आप सभी का सिलेक्शन हो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।